एवरीवन, दिस इज राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड। क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 या न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो अभी तक कंप्लीट किया हमने सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2। मैंने इनऑर्गेनिक शुरू करने का सोचा था, बट आई थॉट कि इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ़ यू थिंक दिस कंटेंट इज़ यूजफुल एंड हेल्पफुल देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। तो शुरू करते हैं हम सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एक्चुअली दिस इज द स्टेट ऑफ मैटर। तो थोड़ा सा स्टेट ऑफ मैटर पे डिस्कशन करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टेट्स ऑफ मैटर मेनली 3 होती है। स्टेट्स ऑफ मैटर, सो 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड लिक्विड एंड देन गैस। ठीक है, ये हमने 11th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, तो बहुत ही इजी है। सॉलिड लिक्विड गैस, 2 another states are also there but these are the main state of matter. Solid, liquid and gas हमारे सराउंडिंग में जितने भी substances होते हैं that made from a small particle and ये solid या liquid या gases में होते हैं। मतलब आपको यही state of matter generally दिखाई देती है। ठीक है, हम solid की अगर बात करें तो solid इस चैप्टर में डिटेल्ड पढ़ेंगे, liquid और gas। What is the difference between that? solid के जो particles होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे पास पास होते हैं इस तरीके से, उनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं होता है, या ये कहें कि बहुत शॉर्ट होता है। लिक्विड की अगर आप बात करें तो लिक्विड आप देखो कि इस तरीके से लिक्विड होता है, मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में, या हम थोड़ा ऐसे बनाएं तो इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है या फ्लो कर सकता है, मूव होता है। एंड फॉर द गैसेस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर इज अ लॉट डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द एटम। तो जनरली अगर हम बात करें तो इसके बीच में अगर हम बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें बात करें तो इससे थोड़ा सा कम होता है सॉलिड से, लेकिन गैसेस से क्या होता है ज्यादा। तो ये क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये कैसा होता है, रिजिड होता है। देन शेप, रेगुलर शेप इज देयर, देन देयर इज नॉट मच रेगुलर शेप लाइक द सॉलिड। और इधर जो होता है इसमें कुछ भी शेप, साइज या वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ओनली। ठीक है, डिटेल तो हमने पढ़ा हुआ है, इसमें से हम डिटेल को पढ़ेंगे, किसको, सॉलिड को। बाकी सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा है, या लिक्विड के बारे में हमने 11th में भी पढ़ लिया है। एंड अबाउट द गैसेस वी हैड डिटेल्ड स्टडी इन क्लास 11th। तो हम बात करेंगे सॉलिड की। फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम, साइज, रेगुलर अरेंजमेंट, रिजिड होता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो मेनली 2 अपोजिट फोर्सेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक तो हम इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें, सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में एक उसका अट्रैक्टिव फोर्स होता है। किसका अट्रैक्टिव फोर्स, पार्टिकल्स का, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर थर्मल एनर्जी बढ़ा दी जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो ये टेम्परेचर या एनर्जी किसका काम करेगी, उनको दूर करने का, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है, उनको पास लाने का काम करता है, ठीक है। सपोज ये कोई सॉलिड है ना, ये कोई सॉलिड है, राइट। ये पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तभी तो एक दूसरे को बाइंड करके रखे हुए हैं, ठीक है। सो एक फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये फोर्स एक दूसरे को बाइंड करके रखता है, पास पास रखता है। और अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें
दूसरा थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी क्या करेगी कि अगर सपोज आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो सॉलिड का, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक थर्मल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो एक दूसरे को पार्टिकल को क्या करेगी, दूर करेगी। ठीक है, तो जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी थर्मल एनर्जी लो होती है। ठीक है, थर्मल एनर्जी लो होती है, उनकी अट्रैक्टिव फोर्स उसका स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होने की वजह से ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, और डिस्टेंस शॉर्ट होता है, एक दूसरे से टाइटली बाउंड या हेल्ड होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अपने ही प्लेस पर क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट होते हैं, ऑसिलेट होते हैं। अब भैया इतने माइंड है कि ना इधर खिसक सकते हैं ना इधर खिसक सकते, तो वो यहीं के यहीं क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, अपने प्लेस पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इधर मूव नहीं हो सकते क्योंकि रिजिड है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी बहुत कम है उनके पास, तो वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने प्लेस पर ऑसिलेट हो सकते हैं, वाइब्रेट हो सकते हैं। राइट, सो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। हम सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक हम देखें तो कैसे होते हैं, इनका मास, वॉल्यूम और शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। सो दे हैव इट हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड शेप, इनका मास, वॉल्यूम है ना, और शेप कैसा होता है, फिक्स होता है। आप इसको देखो तो समझ में आएगा, कोई भी सॉलिड हमारे सराउंडिंग में है तो आप देखो कि फिक्स शेप होता है भैया। डस्टर अगर है ये, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको, ये फिक्स है, फ्लेक्सिबल नहीं है ये। ठीक है, तो फिक्स होता है इसका शेप, वॉल्यूम एंड मास जो बन गया। अब ये डस्टर ऐसा नहीं कि एक बार अगर वे किया तो अलग मास, दूसरी बार अलग किया उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। राइट, सेकेंड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हो सकते हैं, होते हैं, वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटर पार्टिकल भी लिख सकते हैं, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो बिल्कुल भी इधर उधर हिलने नहीं देता है, सिर्फ अपनी जगह पर ऑसिलेट करता है। ठीक है, और क्या, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज शॉर्ट। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्ट। आप देखो इसके बीच कितनी जगह दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में। या पार्टिकल क्या हो सकते हैं इसके, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट वन, they are very rigid and do not have a fluidity, है ना। तो ये रिजिड होते हैं बहुत, और फ्लो नहीं हो सकते। क्यों नहीं फ्लो हो सकते, क्यों, क्योंकि इनके पास में एनर्जी नहीं है, और न ही इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। सो दे आर रिजिड एंड डू नॉट हैव अ फ्लूइडिटी और डू नॉट फ्लो। ठीक है, और क्या होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन oscillate or vibrate to its mean position, वो अपनी पोजीशन पर क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट हो सकते हैं या ऑसिलेट हो सकते हैं, बट क्या नहीं हो सकते, ये ना मूव नहीं हो सकते। तो ऑसिलेट हो सकते हैं और वाइब्रेट हो सकते हैं। सो दीज आर दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सॉलिड। ये कैरेक्टरिस्टिक हमको पता होना चाहिए किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। रेगुलर शेप होता है या फिक्स्ड शेप, और वॉल्यूम मास होता है इसका। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बट डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट, देन इट इज द रिजिड एंड डू नॉट हैव अ फ्लूइडिटी, है ना। बाकी लिक्विड और गैस क्या होते हैं, वो फ्लो होते हैं, फ्लूइडिटी होती है उनमें। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ
सॉलिड कैन ऑसिलेट टू इट्स मीन पोजीशन, है ना, मतलब वाइब्रेट हो सकते हैं, ऑसिलेट, बट क्या नहीं हो सकते हैं, ये फ्लो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। नाउ लेट्स सी सॉलिड के बारे में अगर हम बात करें तो सॉलिड के फिर टाइप होते हैं। सॉलिड जो होता है उसमें अरेंजमेंट के बेस पर हम ये कह सकते हैं जितने पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कि या तो एटम से बना हुआ हो सकता है ना, जैसे कि ये वुडन है, ठीक है, या अगर हम बात करें तो ये मेटल है, ठीक है। तो आप देखो कि इसके जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि मॉलिक्यूल ही होंगे, क्या होंगे, या तो मेटल हो सकता है, या आयन हो सकता है ना, या एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट, मतलब इनका अरेंजमेंट कैसे होता है सॉलिड में, ठीक है। अब हमने बताया तो सही कि ये रेगुलर होता है, शार्प होता है, लेकिन अरेंजमेंट के बेस पर भी सॉलिड अलग अलग होते हैं। So now let's see the classification. Classification on the basis of arrangement of particle. Classification on the basis of arrangement of particles. तो classification देख लेते हैं हम. So on the basis of arrangement of particles of the solid, it is divided in two categories: crystalline solid and amorphous solid. So let's see the classification. Classification on the basis of arrangement of particle, arrangement of particles, so classification on the basis of arrangement of particle. So crystalline solid and amorphous solid. तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, मतलब इनका जो पैटर्न होता है वो रेगुलर पैटर्न में होता है, ठीक है, और ये जो होते हैं ये थ्रू आउट इनका पैटर्न जो होता है रेगुलर नहीं होता है, ठीक है। सपोज देखो जैसे कि हम शेप ये बात कर लेते हैं पहले शेप की, तो जो शेप होता है इसका क्या कैसा होता है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट एंड रेगुलर शेप, कैसा होता है, रेगुलर शेप होता है, डेफिनेट एंड रेगुलर, एंड इट हैव अ इर्रेगुलर शेप, कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप, है ना। तो किस तरीके से देख सकते हैं हम इसको, सपोज जैसे कि हम रंगोली ऐसे कुछ बनाते हैं ना, तो एक थ्रू आउट जो होती है एक जैसा पैटर्न फॉलो होता है। तो सपोज जैसे कि ये है इस तरीके से बिल्कुल कॉन्टिन्यू, ये इस तरीके से रेगुलर पार्टिकल्स इसके इस तरीके से अरेंज होते हैं, और इस तरीके से जब अरेंज होते हैं तो ये डेफिनेट ज्योमेट्री या डेफिनेट क्रिस्टल का शेप बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक एक्सटेंट तक तो वो रेगुलर जाते हैं। सपोज जैसे कि ये पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज हुए, इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं ये बिल्कुल, और फिर बीच में कहीं पर इस तरीके से अरेंज होने लगते हैं, तो इनका जो शेप होता है वो इररेगुलर हो जाता है, रेगुलर नहीं होता है थ्रू आउट द क्रिस्टल, ठीक है। सो इट हैव अ डेफिनेट एंड रेगुलर शेप एंड इट हैव अ इररेगुलर शेप। हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इनके मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये जो कंपैरिजन है वो हम प्रॉपर्टी के बेस पे कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं, तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इट मेल्ट at sharp and characteristic temperature, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये क्या होने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं, एंड इट सॉफन, इट ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, में धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगते हैं, इट ग्रेजुअली सॉफन over a range of temperature, मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो शुरू में क्या होता जाता है, ये सॉफ्ट होता जाता है, लेकिन इसका एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है कि हाँ इस टेम्परेचर पर ये क्या होने लगता है, बिल्कुल मेल्ट होने लग जाता है, ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, सॉफ्ट होने लगता है, फिर मेल्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत शार्प होता है और इसका बिल्कुल शार्प नहीं होता है ना। उसके बाद अगर हम देखें, शेप हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हम इसके क्लीवेज की बात करते हैं। क्लीवेज मतलब कि ब्रेक डाउन होना, टूटना। जैसे कि ये चौक है तो अगर मैं इसको तोड़ूंगी इस तरीके से, ठीक है,
तो ये मुझे इसके दो पार्ट मिले, तो आप देखो कि ये और ये जो पार्ट है ये दोनों क्या है, सरफेस दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम क्लीवेज करें, है ना, इसका जब क्लीवेज करते हैं या रेगुलर जो क्रिस्टल होता है या जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इफ कट विथ शार्प एज, ये तो लिखने के लिए, बाकी समझ में तो आता है, शार्प एज टूल, then resulting crystal या पार्ट बोल सकते हैं, resulting crystal have a plane surface या हम बोलते सकते हैं सेम सरफेस। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको तोड़ेंगे तो इसके बाद जो क्रिस्टल के दो पार्ट मिलेंगे उनकी जो सरफेस होगी वो प्लेन होगी, रेगुलर सरफेस होगी, प्लेन होगी। इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, रेगुलर सरफेस मिलेगी, हमको रेगुलर सरफेस मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर हम इसको कट करते हैं, सो द रिजल्टिंग part of crystal do not have regular shape, मतलब कैसे तो भी कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसा मिलेगा। इसका दोनों का जो सरफेस है, उन दोनों की जो दो पार्ट होंगे वो बिल्कुल ही आपको सेम सिमिलर प्लेन नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसके नेचर की, तो ये जो होते हैं, मतलब मेनली अगर आप कहते हैं कि क्रिस्टल रेगुलर अरेंजमेंट होता है, शेप साइज ये सब फिक्स होता है। ठीक है, तो उस बेस पर हम इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड। कैसे होते हैं ये, ट्रू सॉलिड होते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड, या इनको सुपर कूल्ड सॉलिड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड, या इसको आप फॉल्स सॉलिड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फॉल्स सॉलिड, सुपर कूल्ड सॉलिड या फॉल्स सॉलिड। तो आप देखो कि अब भैया एक पर्टिकुलर रेंज तक तो रेगुलरिटी है, लेकिन उसके बाद नहीं है ना। तो आप देखो कि ये क्रिस्टल तो है, लेकिन बिल्कुल ऐसे वाला क्रिस्टल नहीं है जो प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। तो हम इसको सुडो सॉलिड मतलब झूठा सॉलिड भी बोल सकते हैं, या सुपर कूल्ड। अब जैसे कि ग्लास है, आपने पढ़ा होगा कि जो ग्लास है उसको मेल्ट किया जाता है और बिल्कुल सुपर कूल किया जाता है, तो वो क्या बनता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। या प्लास्टिक का एग्जाम्पल ले लो, तो या तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, क्योंकि लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, या तो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, या इनको हम क्या बोल सकते हैं, फॉल्स सॉलिड बोल सकते हैं। राइट, अगर हम बात करें इसके आइसोट्रॉपी की, आइसोट्रॉपी या एनआइसोट्रॉपी, सो दीज आर एनआइसोट्रॉपिक। ये कैसे होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। एनआइसोट्रॉपी का क्या मतलब हुआ, और ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। तो दोनों को कंपैरिजन देख लेते हैं हम, एनआइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। तो एनआइसोट्रॉपिक में ऊपर वाले कुछ पॉइंट्स थोड़े से मिटा देती हूँ। ठीक है, तो एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो एनआइसोट्रॉपी होती है ना, सपोज अगर हम बात करें एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, एनआइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। तो एनआइसोट्रॉपी का मतलब होता है एनआइसोट्रॉपिक एंड दीज आर दी आइसोट्रॉपिक। अब देखो कि ऐसे क्रिस्टल जिनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और ये हो गया, तो ये सारे डायरेक्शन में एक जैसा नहीं हो सकता। ये हम ये कह सकते हैं कि जो एनआइसोट्रॉपी होती है, सपोज ये जो क्रिस्टल है उसमें इस टाइप का रेगुलर शेप बन रहा है, ये इस टाइप का अगर कोई कुछ बना रहा है, ठीक है, ये इस टाइप का, ये समझ लो आप, ये वाला क्रिस्टल है जिसमें रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, इस तरीके से। सो लेट्स सी, अगर आप
इस डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप देखो कि एक बड़ा है और ये अलग अलग वाला पॉइंट मिल रहा है आपको, ये अलग मिल रहा है, लेकिन आप ऐसे जाओगे तो आपको अलग मिल रहा है, ये आपको अलग मिल रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में आपको जो पैटर्न है वो क्या मिल रहा है, अलग मिल रहा है। तो दोनों डायरेक्शन में जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, अलग होगी, मतलब सेम नहीं होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। जबकि इसमें ऐसा है कि मिक्सचर है, मतलब ये यहाँ पे कभी ये है, कहाँ कहाँ पर क्या है, इस तरीके से कोई फिक्स रेगुलर शेप नहीं है इसका, या रेगुलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आप इधर जाओ तब भी आपको मिक्सचर मिलेगा, आप इधर जाओ तब भी मिक्सचर मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, आइसोट्रॉपी, हर जगह एक जैसे मिक्सचर मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेगुलर पैटर्न में इधर आपको अलग टाइप का मिल रहा है और ऐसे आपको अलग टाइप का मिल रहा है, तो ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं, और ये कैसे होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, राइट। हीट ऑफ फ्यूजन इसका जो होता है वो शार्प होता है और इसका शार्प नहीं होता है। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पर ये कितने टाइप के होते हैं इनको देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं एटम, आयन, मॉलिक्यूल, मेटल, उसके बेस पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो किसी भी सॉलिड में उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व है, वो कैसा फिजिकल स्टेट होता है उसका, मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसका, ठीक है, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के सब टाइप भी होते हैं कुछ, और पहला होता है इसका नॉन पोलर सॉलिड। कौन सा, नॉन पोलर सॉलिड। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो उसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल ही होते हैं, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके बॉन्ड की बात करें कि कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़े हुए होते हैं, सो बॉन्ड होता है इसमें डिस्पर्जन, डिस्पर्जन फोर्स, हमने 11th में पढ़ा है, डायपोल डायपोल फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, या जिसको लंदन फोर्स भी कहते हैं, जो वीक फोर्स होता है, क्या होता है, वो वीक फोर्स होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि I2 हो गया, ऑर्गन हो गया, CCl4 हो गया, ठीक है, तो ये जो है इनके बीच, मतलब CCl4 ऑर्गन ऑर्गन ऑर्गन, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है, ये अगर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो इनके बीच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा, वीक रहेगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो I2 है, ये I2, तो ये जो बनाएंगे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वीक होगा, क्योंकि ऐसे कोई आयन या ऐसे नहीं कि एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो डिस्पर्जन ये क्या होता है इसके बीच में, लेस फोर्स। एग्जांपल्स I2 हो गया, ऑर्गन हो गया, CCl4 हो गया, ठीक है, H2 हो गया इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि इसमें से कुछ गैसेस है लेकिन कंप्रेस करते तो सॉलिड बनाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल CO2 हो गया, है ना, तो ये भी कैसा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है इन अ सॉलिड स्टेट, ड्राई आइस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत ही, अगर वीक है तो वेरी लो, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है इसका। अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें, इन 4-5 पॉइंट्स पर ही कंडक्टिविटी की बात करें, ये 4-5 पॉइंट ही हम इनमें डिस्कस करेंगे। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा है, कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है ना, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की बात करें तो क्या होंगे, ये इंसुलेटर होंगे, कंडक्टर तो होंगे नहीं क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नॉन पोलर सॉलिड। उसके बाद इसका सेकंड सब टाइप है पोलर, है ना, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड पूरा ही लिख देते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स क्या होते हैं, वही मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन पोलर होते हैं। तो बॉन्ड कौन सा होता है इनके बीच, बॉन्ड कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल होता है, डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल आप समझते ही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल, सो सपोज HCl हो गया, SO2 हो गया। अब HCl में आप देखो ना कि H+Cl- है ना, सॉरी ये HCl, ये दूसरा HCl मॉलिक्यूल अगर जुड़ा तो ये डाइपोल डाइपोल माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हमने 11th में भी डिस्कस किया है। तो आप देखो कि इनके बीच में, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो
तो इसके कंपैरिजन में ये बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इनके भी लो ही होते हैं, क्योंकि एक टाइप से कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच में, और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में ये मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होंगे सॉलिड स्टेट में जुड़ेंगे, ठीक है, तो इनके बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है इसका। ठीक है, बाकी इसके कंपैरिजन में क्या है, ये स्ट्रांग है। मेल्टिंग पॉइंट इसका भी क्या होगा, इसका वेरी लो, इसका इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन क्या होगा, लो ही होगा। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कैसे होते हैं, ये भी इंसुलेटर होते हैं या बैड कंडक्टर, सॉलिड्स बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, HCl अगर लिक्विड है उसको पानी में डालते हो तो फिर वो आयन बना के क्या हो जाता है, लेकिन सॉलिड स्टेट की बात करें तो कैसे होते हैं, ये इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक तीसरा होता है, उसको हम इस साइड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे शायद दिखेगा नहीं। तो तीसरा होता है, वो होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है उसमें अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। एग्जांपल के लिए हम बात क्या बॉन्ड की बात कर लेते हैं, बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया। तो इसका एग्जाम्पल बात करें तो H2O बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, अगर हम देखें H2O किस फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, या सॉलिड H2O हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये भी लो ही होता है, क्योंकि आपने देखा है कि पानी को मेल्ट होने के लिए कितनी जरूरत होती है, कितना टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करें तो बेटा कंडक्टिविटी इसकी भी क्या होती है, कंडक्टिविटी ये इंसुलेटर होते हैं या नॉन कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। तो ये कुछ टाइप है किसके, मॉलिक्यूलर सॉलिड के कुछ टाइप है ये, है ना, कौन से, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम आयोनिक सॉलिड की बात कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आयोनिक सॉलिड की अगर हम बात करें, क्योंकि इस पे कंपैरिजन पूरा नहीं आता, इजी है ये वाला चैप्टर, एक इमेजिनेशन पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। आयोनिक सॉलिड की हम बात करते हैं, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। ठीक है, तो आयोनिक सॉलिड की अगर हम बात करें, सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, आयन होंगे। ठीक है, प्लस माइनस NaCl इज द बेस्ट एग्जांपल। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन विच बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन दिस सॉलिड। तो कौन सा बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं हम उसको, आयोनिक भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या उसको आयोनिक भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो NaCl हो गया, KCl हो गया, CaF2 हो गया, MgO हो गया, जितने भी आपके आयोनिक क्रिस्टल्स हैं वो सारे इसके एग्जांपल। एंड ऑलमोस्ट हम इसमें ये डिस्कस करेंगे ज्यादातर आयोनिक क्रिस्टल्स। ठीक है, पॉइंट इफेक्ट वगैरह भी आएगा आगे इसमें। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, हम इसकी फिजिकल स्टेट देखें तो कैसे होते हैं, ये फिजिकल स्टेट देखें इसके, फिजिकल स्टेट तो कैसे होते हैं, ये बहुत ही हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं, और हार्ड होने के साथ साथ ही ये क्या होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो भैया ये सॉलिड हार्ड होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कैसे होंगे इसके, हाई या फेयरली हाई, जिसको हम बोल सकते हैं कि भैया इतने टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ये मेल्ट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट व्हाट आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड बेस्ट एग्जांपल NaCl, आपने देखा होगा इस तरीके से हम बनाते हैं NaCl का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो, या क्रिस्टल का। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस माइनस अपोजिट चार्ज से बहुत टाइटली स्ट्रांगली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं ये, लाइक NaCl, KCl, जितने भी आयोनिक क्रिस्टल्स हैं उनके एग्जांपल्स। ठीक है, इसकी स्टेट कैसी होगी, हार्ड और ब्रिटल होंगे ये, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा इसका, हाई। साथ ही साथ हम देख लेते हैं आयोनिक के बाद मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव आयन, सी पॉजिटिव आयन इन द sea of
नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब सपोज जैसे हमारे पास कोई सॉलिड है, आपको पता है ना सॉलिड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उसके बीच में क्या स्कैटर होते हैं, पॉजिटिव आयन, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, उसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, घूमते रहते हैं वो तो, है ना। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं इन द सी ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, मूव करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हम भूल गए, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं ये, गुड कंडक्टर। इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट एंड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट, राइट, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, इसमें बॉन्ड की अगर हम बात करें तो बॉन्ड कौन सा होगा, मेटेलिक कंडक्टर में बॉन्ड कौन सा होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी तो ये तो सॉलिड स्टेट में भी क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, ठीक है। अब भैया फिजिकल स्टेट इसकी क्या होगी, फिजिकल स्टेट हार्ड क्या होगी इसकी, हार्ड बट मेलिएबल होंगे, ये पता है ना, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, हार्ड होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, मेलिएबल, जबकि ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। तो हार्ड, मेलिएबल या डक्टाइल होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, मतलब आप इनके तार बना सकते हो या आप क्या बना सकते हो, इनकी शीट्स बना सकते हो। तो फिजिकल स्टेट हार्ड बट मेलेबल एंड डक्टाइल। मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे इसके, हाई होते हैं, इसके भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं इसके, है ना। मेटल पर डिपेंड करता है कि कोई सॉफ्ट मेटल अगर है तो उसका क्या होता है, कम होता है। कंडक्टिविटी की बात हो गई, फिजिकल स्टेट की बात हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात हो गई और बॉन्ड की बात हो गई। सो दिस इज अबाउट द मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड के बारे में डिस्कस किया। दिस इज कम्प्लीटली अबाउट कि वो पार्टिकल क्या है, एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, क्या है, ठीक है। लास्ट वाला जो है वो डिस्कस करते हैं हम, दैट इज द कोवेलेंट सॉलिड। लास्ट वाला क्या है, कोवेलेंट सॉलिड। लास्ट वन इज व्हाट, कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट। अब इसके नाम से समझ में आ रहा है कि कोवेलेंट अगर है तो कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच होता है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके बीच क्या होगा, इसका एटम होगा। एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, मॉलिक्यूलर से डिफरेंट है, मॉलिक्यूल जब बन जाते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो जो सॉलिड बनाते हैं वो, ठीक है। ये एटम के बीच में जो बॉन्ड रहेगा, तो बॉन्ड कौन सा होगा इसमें, बॉन्ड कौन सा इन्वॉल्व होगा, कोवेलेंट, सीधी सी बात है, कौन सा होगा, कोवेलेंट, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इसकी फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें ना तो फिजिकल स्टेट इसकी हार्ड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या देख सकते हैं हम, कार्बन का जो एलेक्ट्रॉन है क्या, डायमंड, क्वार्ट्ज सुना होगा आपने, क्वार्ट्ज तो क्वार्ट्ज क्या होता है, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, हार्ड होता है ये भी, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है एंड ग्रेफाइट, अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वेरी हाई, क्योंकि डायमंड आप देखो तो बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्वार्ट्ज का भी होता है, ठीक है। बट अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी तो आप देखो कि इसमें एक एक्सेप्शन है, जब हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड क्या होता है, बाकी क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या होगा, कंडक्टर, ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर, गुड कंडक्टर बोल सकते हैं, गुड कंडक्टर। और ग्रेफाइट सॉफ्ट होगा, बाकी क्या होंगे, हार्ड होंगे, ठीक है। तो ये कोवेलेंट सॉलिड है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम होंगे, पता ही हमको एटम से बना है, मतलब डायमंड की बात करो तो कार्बन ही उसमें होता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट इसकी कैसी होगी, हार्ड होगी, क्योंकि आप जितने भी देख रहे हो क्वार्ट्ज है ना, डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट इसमें से सॉफ्ट होता है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट हार्ड होंगे, लेकिन ग्रेफाइट का क्या होगा, कम होगा, मतलब सॉफ्ट है वो। कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टर है ये, बाकी ग्रेफाइट कैसा होता है, कंडक्टर। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ है हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है दैट इज यूनिट सेल, है ना, और लेटिस क्रिस्टल है, तो हम बात करेंगे उसकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।